गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे विज्ञान का ये तीसरा पार्ट, यानी जीव विज्ञान है क्लास 10th का। जीव जनन कैसे करते हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुका हूँ। इसका जो है पोषण और जैव प्रक्रम जिसको आप बोलते हैं, दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और ये तीसरा जीव जनन कैसे करते हैं। फिजिक्स का टोटल चैप्टर करा चुका हूँ एमसीक्यू, रसायन शास्त्र का एक कराया हूँ। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कीजिए। और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में ही मैं आपको थ्योरी सिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। और ये एनसीईआरटी एससीईआरटी का निचोड़ होगा और आगामी इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो देखिए स्पर्म जो है ये टेस्टिस में बनता है, यानी वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। किस में होता है? तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। ये जो वृषण हो गया इसी में शुक्राणु बनते हैं। और ये शरीर के बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे शरीर के तापमान से कम तापमान पर ये शुक्राणु का निर्माण होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई जीव अपने जैसा संतति उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन के प्रकार हैं। तो देखिए जनन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी। लैंगिक जनन है जो इसके भी अपने लैंगिक जनन कह रहे हैं, इसमें देखिए नर एवं मादा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। नर और मादा यानी इनके अंडाणु और इनके शुक्राणु जब आपस में संयोग करेंगे तो क्या होगा? निषेचन होगा। तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। अलैंगिक जनन होता है जो एक जीव ही अपने जैसे संतति का उत्पन्न कर देता है, अपने जैसे संतति को उत्पादित कर देता है। तो ये हो जाएगा अलैंगिक जनन। इसके भिन्न भिन्न प्रकार हैं, जैसे कायिक प्रवर्धन, विखंडन, पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन, ये सब अलैंगिक जनन के भाग हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न को। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं क्या कहलाएगा? तो वह लैंगिक जनन कहलाएगा। जब एकल जीव नए जीव की उत्पत्ति करते हैं तो उसे कहते हैं, तो देखिए उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। जब एक अकेला जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति कर देता है तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन के कई सारी विधियां हैं। ये देखिए मुकुलन है, कायिक प्रवर्धन है, ये सब विखंडन है, ये अलैंगिक जनन की ही विधियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन का उदाहरण है, मतलब कि एकल जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करेगा। तो अलैंगिक जनन किन किन में होता है? हाइड्रा में होता है मुकुलन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। अमीबा में विखंडन के द्वारा, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्लाज्मोडियम हो गया। फिर ये तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में अलैंगिक जनन की विधियां हैं। किस किस विधि से अलैंगिक जनन होता है, यानी प्रकार? तो विखंडन भी है, पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन, पुनर्जनन कहा जाता है, और मुकुलन, कायिक प्रवर्धन। तो ये सभी के सभी, यहाँ ऑप्शन ई भी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। यहाँ पांचवा ऑप्शन आप लोग ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो हाइड्रा में आप लोगों को जवाब देना है 8 नंबर प्रश्न का। मैंने चर्चा किया था कि हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है। और ये क्लास 10th वाले बच्चों के पास ज़रूर भेज दीजिएगा आप लोग। अगर आपके कोई सर्कल में क्लास 10th के बच्चे हैं
तो उनका एग्ज़ाम 17 से होने वाला है, आप उन्हें भेज दीजिए। जो भी प्रश्न होगा इसी सेक्शन से उसका टकराएगा, एकदम गारंटी है मेरा कि जो मैं कराया हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, वही प्रश्न एग्ज़ाम में टकराएगा और यही सब प्रश्न कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है। अमीबा में किस प्रकार द्वारा जनन होता है, तो इसका भी चर्चा किया था, आप लोग देंगे जवाब कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है विखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन या कायिक प्रवर्धन। देखिए विखंडन के भी दो विधियां हैं, एक सिंगल विखंडन होता है यानी एकल विखंडन और द्विविखंडन। तो देख लीजिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो देखिए कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि उसके बीज आपको नहीं मिलेगा, उसके पार्ट्स से ही उसके जैसी संतति उत्पन्न हो जाएगा, जीव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे आलू के बीज आप कहीं देखे हैं, गन्ना, आप ईख का बीज कहीं देखे हैं, आप गुलाब के पौधे का बीज कहीं देखे हैं। तो इसका आलू, शकरकंदी, अदरक ये सभी के सभी कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन करते हैं, ठीक है। और इसमें होता है पत्तियों के द्वारा भी हो सकता है, जड़ों के द्वारा भी हो सकता है, तना के द्वारा भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। पौधे का जनन अंग होता है, तो पौधों का जनन अंग कौन सा होता है, फूल होता है। और फूल के देखिए फूल के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। फूल के कितने भाग होते हैं, 4 भाग। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आ भी गया, फूल के कितने भाग होते हैं, 1 2 3 4, यानी फूल के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा ये पुष्प है, ठीक है। और ये देखिए इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर यानी जयांग जो होता है वो स्त्री केसर यानी स्त्रीलिंग भाग होता है, और पुमंग जो होता है इसमें देखिए पुमंग कहाँ है, वो ये इसी भाग को देखिए यहाँ पुमंग, ये सब पुलिंग पार्ट है। तो फूलों में जयांग अगर प्रश्न आएगा कि फूलों के स्त्री भाग को क्या कहा जाता है, तो जयांग कहा जाता है फीमेल पार्ट को, और मेल पार्ट को पुमंग कहा जाता है, पुंकेसर और स्त्री केसर, यहाँ आपको दिख रहा होगा। एक प्रश्न और भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पुष्प में कितने अंडे होते हैं, तो ये ऐसे आपको बोलिएगा कि 3 अंडे होते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्प का नर भाग होता है जयांग या पुमंग, बताइए। आ ही गया प्रश्न, तो इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फूल है, और इसी देखिए यहाँ पे एक प्रश्न, आप पुष्प का नर भाग है तो आप तो इसका कमेंट में जवाब देंगे ही, फिर आप जवाब देंगे कि पुष्प यानी फूल का स्त्री भाग है, ये भी आप लगे हाथ जवाब दे देंगे। विश्व का सबसे बड़ा फूल है, तो देखिए रिफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। तो कभी कभी विश्व का सबसे बड़ा फूल छोड़ के विश्व का सबसे छोटा फूल पूछ लिया जाता है, तो जवाब दीजिएगा वोल्फिया, जो कि पानी में होता है। किस में होता है, पानी में। और ये इंडोनेशिया की तरफ देखने को मिलता है रिफ्लेशिया। विश्व का सबसे बड़ा फूल तो रिफ्लेशिया। विश्व का सबसे छोटा फूल है, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे 16 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, पराग कण पराग कोश से वतिकाग्र, ये वटिकाग्र नहीं वतिकाग्र, और फिर यहाँ ट हो गया है तो का, वतिकाग्र से अंडाशय में पहुँचने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो कहिएगा निषेचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मादा जननांग है, तो देखिए इसमें बोल रहा है कि मादा जननांग, तो अंडवाहिका, अंडाशय और गर्भाशय ये सभी के सभी मादा जननांग हैं। निम्नलिखित में नर जननांग हैं, नर जनन अंग,
तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये नर जनन अंग का फिगर आपको दिख रहा है। इसको इधर थोड़ा सा खींच देते हैं, बता देते हैं। देखिए ये वृषण जिसे आप टेस्टिस बोलते हैं, इसी में स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का। और ये जो है शुक्रवाहिका, इसी से होकर के जब हस्त मैथुन इंसान करता है या सेक्स करता है, तो उस समय ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो नलिका है मूत्राशय है, ये तो मूत्राशय हो जाएगा। और जो ये मूत्र मार्ग है, ये पाइप की तरह दिख रहा है, इसी से स्पर्म शुक्राणु भी आता है और इसी से ये यूरिन भी आता है, यानी मूत्राशय से। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जब इंसान सेक्स करता है या फिर वो हस्त मैथुन करता है, तो उस केस में आखिर कैसे यहाँ से ये वृषण से स्पर्म इस नलिका द्वारा आएगा। तो देखिए यहाँ पे ब्रेक लग रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, इसी का कार्य है कि कब इसको स्पर्म को इस पाइप से भेजना है और कब मूत्राशय को, यानी मूत्राशय से यूरिन को भेजना है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जब साइड हो जाएगा और मूत्राशय मार्ग को बंद कर देगा, तो हस्त मैथुन के दौरान स्पर्म इससे निकलेगा, और जब मूत्राशय से यूरिन निकालना होगा तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा यहाँ, और ये शुक्रवाहिका को रोक देगा और यहाँ से यूरिन निकल जाएगा। अब देखिए जो नसबंदी आप लोग जानते हैं, ये तो आपका ये पार्ट्स हो गए। अब पार्ट्स का नाम भी देख लीजिए। ये शुक्रवाहिका, ये मूत्र नलिका, उसके बाद मूत्र मार्ग, और ये इसको देखिए, इस पूरे ये रॉड के जैसे लंबे भाग को कहा जाता है शिश्न। हिंदी में क्या कहा जाता है? शिश्न कहा जाता है। और इंग्लिश में पेनिस। क्या कहा जाता है? पेनिस। और ये है इंसान का टेनिस। चलिए आगे देखते हैं। क्रिकेट खेलते समय इस टेनिस पे जब चोट लगता है ना, तो बाप रे, वो लगता है जान निकल जाएगा। तो इसे सेव करके रखिए, क्योंकि यहीं से पुरुषों का सारा दहेज यहीं है। ये ना रहे तो गे हो जाएगा। बुरा नहीं मानिएगा आप लोग अगर देख रहे हैं तो, मैंने सबसे सुरक्षित इसी को रखना है। सुरक्षित तो आपको भी रहना है, लेकिन इसे अब देखिए, जो महिलाओं का नसबंदी होता है, ये एक कुरीति बनी हुई है हमारे समाज में। तो यहाँ पुरुषों का भी तो नसबंदी हो सकता है। आखिर महिलाएं कष्ट क्यों सहे? यहाँ पे अगर इस शुक्रवाहिका को बांध दिया जाए, तो सेक्स के दौरान इससे स्पर्म जो निकल के जा रहा था, ये जाना ही बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जाना बंद हो जाएगा, यानी जनन नहीं हो पाएगा। अगर किसी स्त्री के साथ या हस्तमैथुन करता है इंसान, तो यहाँ से स्पर्म जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है, आपको जवाब देना है कमेंट में। आगे मैं बताऊंगा, उसका प्रश्न भी लिया हूँ जो कि पूछा जाता है। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं। निम्नलिखित में नर जनन अंग है, तो वृषण ही नर जनन अंग है। ये अंडाशय गर्भाशय तो स्त्री जनन अंग है, और इसी में टेस्टिस में ही क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। और ये शरीर के बाहर इसलिए होता है, दोनों पैरों के बीच में, ताकि जो स्पर्म बनता है वो हमारे शरीर के तापमान से कम तापमान पर बनता है, इसीलिए ये हमारे शरीर के बाहर होता है। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए। मानव का मादा जनन तंत्र है, तो निम्नलिखित में मादा जनन अंग है। जो एक बार प्रश्न हो गया, उसको फिर इसलिए मैंने लिया कि इसके भी पार्ट्स को आप समझ लीजिए, देख लीजिए कि इनके नसबंदी जब होता है तो कौन से पार्ट को बांधा जाता है, निषेचन किस पार्ट में होता है, स्पर्म कहाँ से जाता है, और इनकी जो अंडा है इसकी संख्या कितनी होती है, और उसके बाद जो रजो धर्म होता है, यानी जिसे एमसी इंग्लिश में बोला जाता है, वो कितने दिनों के अंतराल पे होता है और एक वर्ष में कितने बार हो सकता है। तो देखा गया है 28 डेज पे, और ये 11 से 12 साल की उम्र में महिलाओं में रजो धर्म शुरू हो जाता है। तो इस और अंतिम 50 साल तक ये चलता है। यानी ये ओवरऑल देखा जाए तो स्त्रियों की जो जनन क्षमता होती है वो मैक्सिमम 50 साल तक मानी जाती है। ये एक एवरेज ड्यूरेशन है। मैक्सिमम हो सके कोई 55 वर्ष 52 वर्ष में भी शिशु को जन्म दे रही हैं, लेकिन ये एवरेज देखा जाए तो 50 वर्ष माना गया है।
तो यहाँ पे ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स का नाम देख लीजिए। ये गर्भाशय, गर्भाशय में ही बच्चा पलता है। और ये योनि हो गया, योनि से जब स्पर्म जाएगा तो यहाँ से स्पर्म, ये देखिए ये अंडाणु, यहाँ पे अंडा है फैलोपियन ट्यूब में, यानी अंडवाहिका में ये दोनों जा कर के संयुग्म होगा, मिलेगा। यानी निषेचन जब होगा स्त्रियों में तो ये अंडवाहिका यानी फैलोपियन ट्यूब में होगा, और ये आकर के गर्भाशय में बच्चा पलना शुरू होगा। अब महिला नसबंदी में क्या किया जाता है कि इस फैलोपियन ट्यूब को ही बांध दिया जाता है, मैंने फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाएगा तो यहाँ इन दोनों का संयुग्मन होगा ही नहीं, वो दोनों एक साथ मिलेंगे ही नहीं, स्पर्म और अंडा, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होगा ही नहीं। तो ये महिलाओं में नसबंदी को क्या कहा जाता है, आगे आपको प्रश्न मिल जाएगा, या आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देंगे। एक प्रश्न और, जब 11 या 12 वर्ष की उम्र में महिलाओं में पहला रजोधर्म होता है तो उसे क्या कहा जाता है, और अंतिम को क्या कहा जाता है। रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति के बारे में मैं आगे बताऊंगा। बने रहिए चैनल पर। और ये जब चैप्टर आता है ना क्लास में तो बच्चे बहुत उत्सुक हो जाते हैं, बहुत शर्माते हैं। देखिए स्टडी में एक टीचर से, अपने माता पिता से और एक डॉक्टर से कभी शर्माना नहीं चाहिए, नहीं तो इलाज सही से नहीं होगा। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहा है जहाँ पे बांझपन आप लोग समझते होंगे, ये केसेस तो दोनों जोड़ी युग में किसी एक में कमी तो हो सकती है, या दोनों में कमी हो सकती है। आईवीएफ हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी और शुरू से ही हम लोगों की ये स्टडी होनी चाहिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, ताकि जब हम डॉक्टर से मिलें तो हम उनसे खुलकर बात करें। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। तो निम्नलिखित में मादा जननांग, ये आप जब भी इनमें से कोई आएगा तो आप आसानी से जवाब दे देंगे। अगला प्रश्न है, शुक्राणु और अंडाणु के संयुग्मन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो निषेचन कहा जाता है। स्त्रियों में ऋतुस्राव चक्र कब शुरू होता है, कितने वर्ष की आयु में, तो 11 से, आजकल अभी 11 से 12 वर्ष की उम्र में आपको देखने को मिल जाएगा स्त्रियों में ऋतु यानी स्त्रियों में जनन क्षमता शुरू हो जाती है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 12 से 14 वर्ष के उम्र में, तो वहाँ जहाँ 12 से 14 दिया रहेगा 11 से 12 नहीं दिया रहेगा। ओवरऑल आप जान लीजिए कि 10 और 14 के बीच में ऑप्शन में अगर है तो उस पर टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में ऋतुस्राव चक्र कितने वर्षों तक होता है, यानी स्त्रियों की जनन क्षमता कितने वर्षों तक होती है, तो यह भी मैंने चर्चा किया, आप यहाँ पे कमेंट में जवाब दे सकते हैं। स्त्रियों में प्रथम ऋतु चक्र को कहा जाता है, तो प्रथम ऋतु चक्र को कहा जाता है रजोदर्शन, मेनार्की। क्या कहा जाता है, मेनार्की यानी रजोदर्शन। जब प्रथम बार ऋतु चक्र होगा स्त्रियों में तो उसे कहा जाता है रजोदर्शन, और अंतिम जो होगा उसे कहा जाता है रजोनिवृत्ति। तो ये अंतिम चक्र को क्या कहा जाता है, कमेंट में आप लोगों को जवाब देना है। नेक्स्ट है, एड्स किस वायरस के कारण होता है। अब देखिए यौन रोग भी है, यौन रोग, यौन संचारित रोग भी होता है। जैसे आप एड्स सुने होंगे, गोनोरिया सुने होंगे, ये सब यौन संबंधित बीमारी है। कुछ वायरस के कारण होता है, कुछ जीवाणु के कारण होता है। तो जो एड्स है ये वायरस के कारण होने वाला रोग है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। वायरस के कारण होने वाला रोग है, और उस वायरस का नाम है HIV। एड्स भी किस वायरस के कारण होता है, देखिए ये वायरस से होने वाला रोग है एड्स, और किस वायरस के कारण होता है तो कहिएगा HIV वायरस के कारण होता है। इसका तो नाम आप लोग सुने ही होंगे, फिलहाल ही में बीता है, फिर दोबारा ये कभी ना आया, ऐसा दृश्य देखने को मिला था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। यौन संबंधित बीमारियां हैं, तो देखिए कौन कौन यौन संबंधित बीमारियां हैं। एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये तीनों यौन संबंधित बीमारियां हैं। और यौन संबंधित बीमारी को लोग हे दृष्टि से देखता है। देखिए एड्स जो होगा जिस व्यक्ति को, उसमें क्या होता है, ये WBC
को ख़त्म करने लगता है, नष्ट करने लगता है। और जब WBC नष्ट होगा, ये एड्स कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है जिसे आप लोग समझ लेते हैं कि जिसे एड्स हो गया वो तुरंत मर जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो जिसके संपर्क में आएगा उसको हो ज़रूर जाएगा, क्योंकि वायरल डिजीज़ है। तो ये एड्स में WBC नष्ट होने लगता है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होता है इंसान का, और वो बीमार पे बीमार पड़ने लगता है, यानी जल्दी उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो WBC के करके है वाइट ब्लड कॉर्पिकल्स, ये आप जानते हैं। इसकी जीवन काल 4 से 5 दिन। मैं जो पढ़ाया हूँ इसके पहले नियंत्रण है और शमनों है, उसमें टोटल चीज़ें कवर किया हूँ। उसके बाद पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, उसमें भी टोटल चीज़ें कवर किया हूँ पूरे थ्योरी सेक्शन के साथ। आप जाइए देखिए, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप आसानी से ओपन करके देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव को पकड़ना है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। यौन संबंधित बीमारियां यहाँ पे एक बार फिर से इसलिए दोहराया हूँ कि एड्स जो है वायरस के कारण होता है, सिफिलिस जो है जीवाणु के कारण होता है, गोनोरिया भी जीवाणु के कारण होता है। तो ये यौन संबंधित बीमारियां उपर्युक्त सभी हो गई। और सिफिलिस क्या होता है, आप लोग ये एक आजकल देहात में बीमारी का नाम सुने होंगे, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, जिसे एनस के द्वारा ब्लड आने लगता है बाथरूम के टाइम, और थोड़ा सा उस ध्यान भटक रहा है। मतलब कि यौन अंग जो होता है ना, यौन अंग, उसके शीर्ष पार्ट पे छल्ले पड़ जाता है। और ये जो होता है सिफिलिस बीमारी, जिस व्यक्ति को है उसके संपर्क में आने से, या उसके बाथरूम शेयर करने से, या उसका कपड़ा शेयर करने से। इसलिए कहा जाता है कि किसी का कपड़ा लेकर न पहनिए। कोई अगर कहीं टॉयलेट कर रहा है तो वहीं पे जाके आप टॉयलेट कर रहे हो, पानी इसलिए मारने के लिए बोला जाता है। सबका साइंटिफिक कारण है। अरे उस बीमारी को जो मैं बोल रहा हूँ, क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। जिसे एनस के द्वारा ब्लड आने लगता है बाथरूम बैठने पे। अदरक वो लोग कम खाते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है, तो आप लोग देख लेंगे। तो प्रश्न अगर आएगा कि कौन सी बीमारी यौन संबंधित रोग जीवाणु के कारण होता है, और ऑप्शन सिफिलिस और गोनोरिया हो, तो आप दोनों दे दीजिएगा, या कोई एक हो तो कोई एक। वायरस से तो एड्स पे चले जाइएगा, मतलब उसका जवाब दे दीजिएगा। नेक्स्ट है गर्भधारण से बचने का उपाय है। मतलब सेक्स के बाद अगर आप नहीं चाहते हैं बच्चे पैदा करना, और यानी जनसंख्या नियंत्रण का उपाय भी यहाँ इसको बोला जा सकता है, इस प्रश्न को। गर्भधारण से बचने का उपाय, ये गर्भधारण से बचने के जनसंख्या नियंत्रण भी इसके द्वारा किया जा सकता है। निरोध का उपयोग, जिसे आप आम भाषा में कॉन्डोम बोलते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ समापन। खैर ये कानूनन जुर्म है गर्भ समापन, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उपर्युक्त सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, आ ही गया प्रश्न, मादा नसबंदी में किस भाग को बांधा जाता है? तो ये फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका को क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है ऑपरेशन करके। पुरुष नसबंदी में किस भाग को बांधा जाता है? तो ये शुक्र नलिका को बांध दिया जाता है ऑपरेशन करके। अब प्रश्न आ गया कि पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत फेवरेट है, रेलवे वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए। तो पुरुष नसबंदी को कहा जाता है वास्केटॉमी। क्या कहा जाता है? वास्केटॉमी। और देखिए कैसे याद रखिएगा इन दोनों को। ये ट्यूबेक्टॉमी जो है स्त्री नसबंदी को कहा जाता है, फेलोपियन ट्यूब को बांधा जाता है, और ट्यूबेक्टॉमी। तो प्रश्न है महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ट्यूबेक्टॉमी या वास्केटॉमी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। और ऐसे ही अगर आप विज्ञान की सेक्शन को देखना चाहते हैं, और साथ ही साथ पार्ट वाइज करके छोटे छोटे टुकड़ों में भी मैं गणित की कर रहा हूँ BPSC TRE 4 के लिए, तो आप ज़रूर अधिक से अधिक इस चैनल पर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं टोटल चीज़ों को कवर कराने की कोशिश करूँगा।
चाहे वो विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, रीजनिंग हो, स्पेशली पीआरटी 6 to 8 और 9th 10th 11th 12th का मैं मैथ साइंस नहीं करूँगा। उसके लिए आप कहीं और भी देख सकते हैं। 11th 12th का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब करा दिया हूँ, क्योंकि टाइम देखिए चारों को कवर करना अकेला एक चैनल पर थोड़ा संभव नहीं है। कोशिश करूँगा कि वैसे पार्ट करूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में टकराए और वहाँ से आपको एडवांटेज मिल सके। और साथ ही साथ क्लास 10th वाले बच्चों को इस पे जोड़िए। मैं कोशिश करूँगा कि उनका मार्क्स इतना अच्छा आए कि वो एक बार नाम ज़रूर लें कि किसी सर ने मुझे पढ़ाया था। क्योंकि जब कोचिंग करता था, ऑफलाइन ना कराता था, तो 20 या 25 बच्चों को पढ़ाता था। बहुत कम संख्या में सेकेंड डिवीज़न आता था। फेल तो भूल जाइए, फेल कोई नहीं करता था। हर एक कोचिंग में पढ़ के अगर फेल कर जाते थे, वो आते थे मेरे यहाँ दूसरे बार, तो कहते थे कि हाँ कोई सर मिले थे। तो वहाँ पे मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, तरीका बता दीजिए बच्चों को कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बस बच्चे ज़रूर कर लेते हैं, मेहनत उन्हीं को ना करना होता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, कैसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, कहाँ से प्रश्न एग्जामिनर बनाएगा, वैसे तैयारी कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।